देखो पिछले क्लास में हम लोग प्रतिरक्षा पे चर्चा कर रहे थे। शांत हो जाओ। देखो प्रतिरक्षा पे चर्चा कर रहे थे तो प्रतिरक्षा के प्रकार पे चर्चा हुआ था, जिसमें ये हमारा क्या है, उपार्जित प्रतिरक्षा का दो प्रकार था। कौन कौन? एक था हमारा कोशिका माधित प्रतिरक्षा, दूसरा तरल था। तरल प्रतिरक्षा कौन शो करता है? बी लिम्फोसाइट। कोशिका माधित कौन करता है? टी लिम्फोसाइट। ये ध्यान रखिएगा। देखो इसके आगे पढ़ना है। प्रतिरक्षा जो होता है वो हमारा इम्यूनिटी दो प्रकार के होता है, सक्रिय और निष्क्रिय। सक्रिय प्रतिरक्षा और निष्क्रिय प्रतिरक्षा में क्या अंतर होता है? जोर से। कौन सा? नहीं नहीं, अभी नहीं पढ़ाए, पढ़ाएंगे, पढ़ाएंगे। देखो सक्रिय प्रतिरक्षा और निष्क्रिय प्रतिरक्षा में अंतर क्या होता है? बैठो बैठो, जल्दी बैठो, बैठो, जहां पे जगह मिल रहा है वहां बैठो। हम ही पहले आ गए ना, 15 में आते थे, 10 में आए, इसीलिए हल्ला कर रहा है। जाए फिर आए ना। बैठ जाओ। देखो शांत हो जाइए। पिछले क्लास में प्राइमरी रिस्पांस और सेकेंडरी रिस्पांस के बारे में चर्चा किए थे। हम लोग ये पढ़े थे कि हमारे शरीर में कोई अगर एंटीजन आता है तो वो क्या होता है कि बी लिम्फोसाइट से जब इंटरेक्ट करता है तो बी लिम्फोसाइट दो कोशिका बना में विभेदित होता है। कौन कौन? प्लाज्मा कोशिका और मेमोरी कोशिका। प्लाज्मा कोशिका पुनः किस में कन्वर्ट होता है? एंटीबॉडी में। एंटीबॉडी एंटीजन को क्या करता है? नष्ट कर देता है। मेमोरी कोशिका उसको याद रखता है। ठीक, तो सेम हमारा सक्रिय प्रतिरक्षा वही है। देखो सक्रिय प्रतिरक्षा क्या है कि सक्रिय प्रतिरक्षा एंटीजन या कोई रोगाणु या उससे बना हुआ टीका द्वारा उत्पन्न होता है। कहता है जिसमें व्यक्ति के कोशिका प्रतिक्रिया करता है और प्रतिक्रिया करके क्या बनाता है हमारा? तो एंटीबॉडी अंततः बनाता है वो। ठीक, और ये हमारा प्रोसेस कैसा होता है? धीमा गति है और एंटीबॉडी उत्पन्न करने में टाइम ज्यादा लेता है। तो कह सकते हैं कि प्रतिरक्षीकरण करने में अधिक समय लेता है। प्रतिरक्षीकरण करना मतलब क्या होता है? बचाव करना। ठीक, टीका लगाते हैं तो उससे क्या होता है? बचाव होता है। निष्क्रिय प्रतिरक्षा में क्या है कि बना बनाया एंटीबॉडी को जब शरीर में प्रवेश करवाया जाता है तो उसको क्या कहेंगे? निष्क्रिय प्रतिरक्षा कहेंगे। निष्क्रिय प्रतिरक्षा जब हमारा प्रतिरक्षा किया जाएगा केवल उसी टाइम बचाव करेगा। ठीक, उसके बाद वो बचाव नहीं करेगा। लेकिन सक्रिय प्रतिरक्षा क्या है कि एक बार शरीर में वो बनना शुरू हो गया तो जब तक हमारा शरीर रहता है लंबे टाइम तक वो हमारे शरीर में बना रहता है। ठीक, आगे है, ये चीजें भी ध्यान रखिएगा। यहाँ से 2024 में क्वेश्चन आया है कि कोलेस्ट्रम में कौन सा एंटीबॉडी होता है? तो आईजीए होता है। उसी दौरान सगर्भता के दौरान अपरा के द्वारा बच्चे में कौन सा एंटीबॉडी चला जाता है? आईजीजी जाता है। तो ये भी ध्यान रखिएगा। देखो टीकाकरण से भी क्वेश्चन आता है। पहले तो डायरेक्ट ऐसे आएगा कि टीकाकरण क्या होता है। तो टीकाकरण आएगा तो परिभाषा लिखने के बाद ये पॉइंट भी आप चर्चा कर दीजिएगा कि पहला टीका का खोज कौन किए थे। तो पहला टीका का खोज कौन किए थे? एडवर्ड जेनर किए थे। ठीक, कब किए थे? 1796 में। टीका किस चीज का था? वो चेचक का टीका था। ठीक, और वो देखो ये चीजें नहीं तुमको बताए हैं कि वो पहला टीका 8 वर्ष के बालक पे लगाए थे। बालक का नाम क्या था? जेम्स फिप्स। बस उसको याद रखने का जरूरत नहीं है। आपको यहां से याद क्या क्या रखना है? पहला टीका कौन खोज किए, कब खोज किए, और टीका किस चीज का था। 3 पॉइंट याद रख लेना है। ठीक, आगे टीका या टीकाकरण शब्द कौन दिए थे? लुई पास्चर। ये भी आपको बोर्ड नहीं पूछा है। ठीक, देखो आगे है टीकाकरण का परिभाषा। तो कह सकते हैं मृत या निष्क्रिय या दुर्बलकृत रोगजनक या अनुग्र सूक्ष्म जीव या उससे उत्पन्न टॉक्सिक पदार्थ के अति सूक्ष्म मात्रा जब शरीर में प्रवेश कराते हैं
तो उसको क्या कहते हैं, टीकाकरण। और ये सब पदार्थ को कहा जाता है टीका। क्या कहते हैं, टीका। कहता है जो पदार्थ को शरीर में प्रवेश कराया जाता है उसको क्या कहते हैं, टीका कहते हैं। टीकाकरण का जो सिद्धांत है वो किस पे काम करता है, तो प्रतिरक्षा तंत्र के मेमोरी के गुण पे काम करता है। मतलब उसको याद रखता है और आगे एंटीबॉडी दोबारा उसको बनाने का जरूरत नहीं पड़ता है। कहता है मेमोरी कोशिका में बी और टी कोशिका टीकाकरण से शरीर में बनता है, जो रोग जनक या एंटीजन को क्या करता है, नष्ट करता है। ठीक, तो यहां से ये परिभाषा याद रखिए, परिभाषा। दूसरा आपको खोज कौन किए थे ये, और अगर एक्स्ट्रा लिखने का मन करेगा तो ये पॉइंट को लिख सकते हैं, नहीं याद रहे तो इसको आप मत लिखिएगा। ठीक, टीकाकरण में इतना परिभाषा, उसके बाद साइंटिस्ट का नाम। ठीक, और किस चीज का टीका पहली बार खोज किया गया था। अगर 2 नंबर में पूछे तो एलर्जी भी बोर्ड में आता है, एलर्जी क्या होता है ये पूछेगा। तो किसी किसी व्यक्ति में देखे हैं कि किसी विशेष पदार्थ के प्रति वो अधिक संवेदनशील होता है, और उसी संवेदनशीलता को हम लोग क्या कहते हैं, एलर्जी कहते हैं। ठीक, एलर्जी जिससे होता है उसको क्या कहा जाता है, एलर्जन या एलर्जी कारक कहेंगे। एलर्जी कारक हो कौन कौन सकता है, तो धूल कण हो सकता है, पराग कण, इत्र का खुशबू, ठंडा गर्म में। पराग कण में स्पेशल किस पराग कण का, तो हम लोग चैप्टर 2 में पढ़ाए थे, पार्थेनियम के पराग कण, या हमारा चीनोपोडियम जिसको गाजर घास पार्थेनियम को कहते थे, उसका परागकण से मानव में क्या होता था, एलर्जी होता था। ठीक, तो ये ध्यान रखिए। उसके बाद है एलर्जी अगर हुआ है तो क्या लक्षण दिखेगा, तो बहुत ज्यादा छींक आता है, आंख से आंसू आने लगता है हमारा। ठीक, तो कहता है हमारा छींक आना, सांस लेने में परेशानी, आंख से आंसू आना, नाक का बहना, ये सब लक्षण है। शरीर पे रेड रेड पैचेज हो जाता है। ठीक, तो ये सब एलर्जी का लक्षण है। एलर्जी का क्रिया विधि, यानी बॉडी में हमारा जब एलर्जी होगा तो एलर्जन कारक कैसे उत्पन्न होता है। देखो, कहता है सबसे पहले एलर्जी कारक जो आता है हमारे शरीर में वो किस तरह से काम करता है, एंटीजन के रूप में। और इससे होता क्या है कि एंटीबॉडी बनना शुरू हो जाता है, और हमारे प्रतिरक्षी जो होते हैं वो शरीर के किस कोशिका से जाकर जुड़ता है, मास्ट कोशिका से। और वहां से हमारा कौन सा, ये भी क्वेश्चन आता है, एलर्जी में हमारा कौन सा एंटीबॉडी रिलीज होता है, तो आईजीई होता है। ठीक, अब यहां से ये भी याद रखिएगा कि जब एलर्जी होता है तो शरीर में 2 रसायन रिलीज होता है, कौन कौन, हिस्टामिन और सेरोटोनिन। अब इसका उपचार में हम लोग यूज करते हैं एंटी हिस्टामिन टैबलेट। ठीक, क्योंकि हिस्टामिन को क्या करना होगा, कम, तो उसका विरोध वाला टैबलेट का यूज किया जाता है। ठीक, तो इसमें जो टैबलेट यूज किया जाता है वो हमारा एंटीहिस्टामिन या हिंदी में प्रतिहिस्टामिन कहते हैं, एस्टेरॉयड का, एड्रेनलिन का, ये सब हमारा औषधि है, इसका प्रयोग किया जाता है एलर्जी में। ठीक, साथ ही साथ ये भी कहता है कि और क्या होगा कि एलर्जी जिससे होता है उससे डिस्टेंस मेंटेन रखिए, मतलब ऐसे जगह पे आप मत जाइए। एलर्जी का और भी उदाहरण पूछेगा, तो जैसे अस्थमा एक एलर्जी कारक से ही हमारा होता है। ठीक, अस्थमा हो जाता है तो देखें सांस लेने में बहुत दिक्कत होता है। ठीक, देखो आगे है स्व प्रतिरक्षा रोग। ये या तो ऑब्जेक्टिव में आवे या सब्जेक्टिव में आवे, हर हाल में यहाँ से क्वेश्चन आता है। ठीक, क्वेश्चन आएगा आपको ऑब्जेक्टिव में तो पूछेगा निम्न में से कौन सा रोग स्व प्रतिरक्षा रोग होते हैं, तो एनसीईआरटी का एक ही उदाहरण है, रूमेटॉइड अर्थराइटिस। ठीक, परिभाषा पूछेगा तो इसका परिभाषा स्व प्रतिरक्षा रोग का क्या है कि हमारा प्रतिरक्षा तंत्र हमारे कोशिका के विरोध में काम करने लगता है और कोशिका को नष्ट करना शुरू कर देता है, जिससे जो रोग उत्पन्न होता है उसको क्या कहते हैं, स्व प्रतिरक्षा रोग। तो ये भी आपको पूछा जाता है। ठीक, देखो इसका उदाहरण जरूर याद रखिएगा, रूमेटॉइड अर्थराइटिस। ठीक, देखो आगे है एड्स। एड्स के बारे में हम लोग चैप्टर 4 में भी पढ़े हैं। ठीक, तो एड्स सबसे पहले तो यहाँ से एड्स को अगर डिटेल में लिखना होगा तो HIV का चर्चा शुरू से करिएगा। ठीक, बहुत बच्चा लिखा है बस HIV का नाम नहीं लिखता है। अब मतलब तुम थोड़ा सा सोचो कि अगर बिना HIV के एड्स अधूरा नहीं लग रहा है। अगर तुम एड्स लिख रहा है और HIV ही छोड़ दे रहे हैं तो फिर एड्स कैसे होगा, बिना HIV के तो एड्स संभव नहीं है, क्योंकि उसका रोग कारक ही नहीं लिख रहे हैं, तो फिर रोग के बारे में आप क्या चर्चा करिएगा। अब मान लो कोई तुम्हारे बारे में चर्चा करे
और तुम्हारा नाम ही न ले और सब कुछ बता दे, तो अगला जो तुमको अगर जानता भी होगा तो कंफ्यूजन हो जाएगा किसके बारे में बोल रहा है। लेकिन पहले नाम लिखिएगा तभी कुछ होगा, ठीक। तो ये फिर से याद दिला रहे हैं वैसे लोगों को जो बहुत अच्छा लिखते हैं लेकिन एचआईवी नहीं लिखते हैं। बहुत लिखा था, बहुत अच्छा से उसका कॉपी लिखा हुआ था, बट ये एक लाइन नहीं लिखा हुआ था, तो उसको 5 नंबर की जगह हम 4 नंबर दिए हैं। क्योंकि एचआईवी नहीं लिखा है तो भाई साहब शुरू कहाँ से कर रहे हैं, कहाँ खत्म कर रहे हैं। खत्म करना उनका, उसका हर एक स्टेप अच्छा से लिखा हुआ था लेकिन वो भूल गया था, तो 1 नंबर कट गया। तो ये ध्यान रखिएगा। एड्स का पूरा नाम क्या है? एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम है। ये होता किससे है? एचआईवी से। एचआईवी का भी पूरा नाम याद रखिए, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस है। एड्स जो होता है वो एचआईवी वायरस के कारण होता है, और एचआईवी वायरस जिस समूह में आता है उसका नाम क्या है? रेट्रोवायरस, या हमारा हिंदी में क्या कहते हैं? पश विषाणु। कहता है रेट्रोवायरस का जो जीनोम होता है यानी आनुवांशिक पदार्थ होता है वो क्या होता है? सिंगल स्टैंडर्ड, हमारा गलत लिखा हुआ है यहाँ पे, सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए होता है। सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए होता है, ठीक। तो ये ध्यान रखना कि हमारा इसका क्या होता है? आरएनए होता है, आरएनए। डीएनए हम लोग एक ही में पढ़े हैं, बैक्टीरियोफेज वायरस में, ठीक। देखो कहता है इसके चारों तरफ पाए जाने वाला जो आवरण है वो किसका है? प्रोटीन का आवरण है, ठीक। वायरस में दो ही चीज होता है, एक उसका आनुवांशिक पदार्थ, एक उसके बाहर का आवरण, ठीक। आवरण हमेशा किसका होता है? प्रोटीन का। आनुवांशिक पदार्थ डीएनए भी हो सकता है, आरएनए भी होता है। देखो सबसे पहले क्या होता है कि एचआईवी वायरस जैसे ही हमारे शरीर में प्रवेश करता है तो वहां पे वो कौन सा एंजाइम का हेल्प लेता है? रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम। क्यों करता है ऐसा? क्योंकि उसके शरीर में क्या है? आरएनए। उसको किस में बदल देगा? डीएनए में, ठीक। और वो डीएनए में बदलने के बाद हमारे कोशिका का प्रयोग करके अपना संख्या को क्या करता है? बढ़ाता है। मतलब रिट्रोवायरस जो है वो अपना संख्या के एचआईवी को क्या करेगा? बढ़ाएगा। प्रयोग किसका किया? हमारा ही डीएनए के साथ जाकर के वो जुड़ा है। अब वो अपना संख्या को जब बढ़ाना शुरू करता है तो साथ ही साथ हमारा किस कोशिका को नष्ट करता है? सहायक टी कोशिका। ये क्वेश्चन भी ऑब्जेक्टिव में आएगा आपको, ठीक। कि हमारा एचआईवी किस कोशिका को नष्ट करता है? तो वहां पे ऑप्शन ऐसे देगा, T4 कोशिका, टी हेल्पर सेल, इंग्लिश नाम भी लिख देता है, ठीक। उसके अलावा टी किलर सेल। तो देखो वहां पे कंफ्यूज कर देगा, केवल टी कोशिका याद नहीं रखना है, सहायक टी कोशिका या सहायक टी लिम्फोसाइट इसको कहेंगे, ठीक। तो टी लिम्फोसाइट का भी 4 टाइप होता है, तो यहाँ पे कौन सा टाइप को ये नष्ट करता है? सहायक कोशिका को, ठीक। अब कहता है जिससे शरीर के प्रतिरक्षा क्षमता धीरे धीरे क्या होने लगता है? घटने लगता है। और अगर अंततः पूरी तरह से घटते चला जाएगा तो वो व्यक्ति को आप कह सकते हैं कि वो व्यक्ति पूर्ण रूप से क्या हो गया है? एड्स से ग्रसित है, ठीक। एड्स का लक्षण आपको 5 से 10 साल के बाद पता चलता है सही से। कुछ महीना से लेकर के 5 साल से 10 साल के टाइम लगता है। अब मान लो किसी को आज से 5 साल पहले उसके शरीर में एचआईवी वायरस गया है, तो 5 साल में सोचो उसके इम्यून सिस्टम को कितना नष्ट कर दिया होगा। इसी कारण से होता है कि उस बीमारी को कंट्रोल करना क्या होता है? बहुत मुश्किल होता है, ठीक। हाँ अब ये है कि देखो एचआईवी हमारा जो होता है नॉर्मली क्या करता है? एचआईवी के पास क्या है? अनुवांशिक पदार्थ आरएनए है, वो उसका आरएनए को किस में कन्वर्ट किया? डीएनए में। प्रक्रिया होता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। एंजाइम कौन सा यूज करता है? रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम। और बनाया डीएनए, और वो डीएनए को किसके साथ जोड़ दिया? मानव के कोशिका के डीएनए के साथ। अब वो मानव का कोशिका एचआईवी बनाने का फैक्ट्री जैसा काम करता है। एचआईवी का संख्या बढ़ता है, और वो एचआईवी का संख्या जब निकलता है वहां से एचआईवी, तो हमारा सहायक टी कोशिका को नष्ट करने चल जाता है। और नष्ट करता है तो हमारा प्रतिरक्षा तंत्र धीरे धीरे क्या हो जाता है? कमजोर। एचआईवी का संक्रमण किस किस कारण से होता है? तो ये पहले भी आपको पढ़ाया गया है, यहाँ भी दोबारा वही बात है। संक्रमित व्यक्ति के साथ यौन संबंध बनाने से होता है। अगर ब्लड किसी से आप ट्रांसफर कर रहे हैं तो उसका आज के टाइम में एचआईवी टेस्ट होता है, ठीक। क्योंकि किसी में ब्लड अगर दे रहे हैं तो हो सकता है उसके ब्लड में क्या हो? एचआईवी का संक्रमण। संक्रमित सुई के साझा प्रयोग से, यहाँ तक कि अगर किसी माँ को हमारा एड्स हो रखा है
तो अपरा के सहायता से एचआईवी का संक्रमण कहाँ आ जाता है, बच्चा में आ जाता है। ठीक, तो ये सारे हमारा फैलने का कारण है। ये कारण 2 नंबर में आएगा तो क्या क्या लिखिएगा एड्स में, पहले एड्स हमारा किससे होता है, उसके बाद एड्स का लक्षण लिखिएगा। ठीक, कि एड्स में क्या क्या लक्षण होता है, उसके बाद ये लिख सकते हैं कि एचआईवी संक्रमण फैलता कैसे है। ठीक, ये इच्छा कर, क्योंकि ये आसान है लिख सकते हैं। हाँ, लेकिन यहाँ से शुरू नहीं करना है जो उदाहरण बताए थे, है ना। देखो, एड्स का लक्षण क्या है, तो एड्स हमारे शरीर के प्रतिरक्षा तंत्र को कमजोर करता है, शरीर का वजन धीरे धीरे क्या होने लगता है, घटने लगता है। एड्स जब हो जाता है किसी को, पूरी तरह से फैल जाता है, तो उसके अलावा कोई भी डिजीज होता है तो उसका शरीर उसका बचाव नहीं कर पाता है। तो एड्स के कारण निमोनिया, टीबी, ये सब जैसे संक्रमित रोग ठीक नहीं होते हैं, और इसके बाद हमारा धीरे धीरे इंसान का इस बीमारी से मृत्यु हो जाता है। एड्स का परीक्षण में सबसे अच्छा परीक्षण होता है एलाइजा। ठीक, इसके अलावा पीसीआर भी करवाते हैं इसमें, बट एलाइजा सबसे सटीक है, और सर्दर्न ब्लॉटिंग परीक्षण करवाते हैं। तो ये भी क्वेश्चन आता है, देखा होगा ऑब्जेक्टिव में आया हुआ है। ठीक, ये एलाइजा क्या है हमारा, तो एलाइजा का परिभाषा डिटेल में आपको 2 नंबर में लिखना है। तो एलाइजा में कौन सा पॉइंट याद रखिएगा, एक क्वेश्चन तो डायरेक्ट आता है कि एलाइजा क्या होता है, तो पहला पॉइंट क्या लिखिएगा, एलाइजा में कौन सा सिद्धांत पे काम करता है, एंटीबॉडी एंटीजन या एंटीजन एंटीबॉडी पारस्परिक क्रिया के सिद्धांत पे। ठीक, उसके बाद याद ये भी लिखिएगा कि एंटीजन को पता करने के लिए एंटीबॉडी का प्रयोग करते हैं, और एंटीबॉडी को पता करने के लिए एंटीजन का। ये भी आपको क्वेश्चन बैंक में मिलेगा कि एड्स दिवस कब मनाया जाता है, 1 दिसंबर को। एड्स से बचाव का, ये सब तो तुम खैर लिखने में कोई कमी नहीं करेगा। ठीक, लेकिन एक बात और ध्यान रखना कि इस तरह का क्वेश्चन जब आ रहा हो ना, तो आप हेडिंग बना बना के लिखिएगा। देखो, हर कुछ एक ही जैसा नहीं लिखना, जैसे मान लो बचाव लिख रहा है तो हेडिंग बना देना एड्स से बचाव, उसके बारे में पॉइंट लिखना है। एड्स के लक्षण, उसके बारे में लिखना है। एड्स कैसे फैलता है, तो आप हेडिंग बनाइएगा, उसमें पॉइंट करिएगा। ऐसा नहीं एक बार पेन उठाएं पूरा कहानी लिख दिए। तो टॉपिक बाय टॉपिक में नंबर ज्यादा मिलता है, क्योंकि देखो कहाँ नंबर कटा है वो काटना आसान हो जाता है, चाहे नंबर देना आसान हो जाता है। तुम 3 से 4 भाग में बांट के अगर लिखा है 5 नंबर को, तो एक एक नंबर या 2 2 नंबर देगा। मान लो एक एक नंबर ही दिया तो 3 टॉपिक में 3 नंबर तो ऐसे ही आ जाएगा। ठीक, तो इस तरह का ध्यान रखना, पेपर लिखने के दौरान पूरा पैराग्राफ नहीं लिखना है, सब टॉपिक में बांट के लिखना है, छोटे छोटे टॉपिक बना करके। होता है वही, ऐसा नहीं अपनी इच्छा से नहीं बना देना है कुछ भी टॉपिक, और पॉइंट बाय पॉइंट में लिखना। तो बचाव क्या है कि एड्स के बारे में सबसे पहले जागरूकता फैलाना चाहिए। कहता है 1 से अधिक व्यक्ति या अनजान व्यक्ति के साथ यौन संबंध नहीं बनाना चाहिए। अगर यौन संबंध बनाते हैं तो हमारा कह सकते हैं जैसे कॉन्डोम जैसा, इसको हम लोग कहते थे बैरियर मेथड, इसका प्रयोग करना चाहिए। रोगाणु रहित सुइयों का प्रयोग करना चाहिए, मतलब एक इंजेक्शन से अगर किसी को ब्लड दे दिया गया है या इससे हमारा सुई दिया गया है तो सेम इंजेक्शन से दूसरे को इंजेक्शन नहीं देना चाहिए। और ये भी है कि ब्लड अगर आपको ट्रांसफर कर रहे हैं तो उसमें एचआईवी का परीक्षण करवाना चाहिए। कहता है सुई से नशीले पदार्थ का सेवन नहीं करना चाहिए। जैसे कर्नाटका या कहाँ का कुछ दिन पहले आप सुने होंगे घटना कि कॉलेज का बहुत सारा विद्यार्थी को एड्स हो गया था, तो उसमें कारण क्या था, इंजेक्शन। ठीक, क्योंकि देखो नशा वगैरह में क्या होता है कि नशा करने के दौरान ये बात का ध्यान नहीं रखा जाता है कि सेम इंजेक्शन से वो भी लिया है, उसी से अगला भी लिया है। भाई साहब नहीं तो होगा क्या, किया धरा कुछ नहीं है, बदनामी पूरा पूरा होगा, है ना। अब मान लो, अब जस्ट लाइक मान लो किसी को एड्स हो जाए, और वो कैसे हो जाए, जैसे हम लोग नॉर्मली रहते हैं तो वो जो बाल काटते हैं उससे भी हो सकता है, क्योंकि ब्लड अगर मान लो ब्लड कांटेक्ट में अगर किसी को ब्लड से आ जाए, अब तुमको मान लो एड्स हो जाए, तुमको पता है कि जीवन में ऐसा कुकर्म नहीं किया है तुम, ठीक, अगर एड्स हो गया है तुम अपना दोस्त को नहीं समझा पाओगे कि भाई साहब क्यों हुआ है। तो सेम एक ही कार्य, एक ही चीज है, बचाव। बचाव के अलावा कोई उपचार नहीं है। ठीक, देखो एड्स को सबसे पहले कब हमारा पता किया गया था, 1981 में। वो कहाँ पेशेंट मिला था,
अमेरिका में। आज तक एड्स से हमारा कितना लोग का मृत्यु हुआ है, और ये डाटा आज का नहीं है, 2006 का है। मतलब ये कहता है हमारा कि 25 साल 1981 से लेके 25 साल 2006 के आसपास आएगा, ठीक। तो ये 25 साल में इतना डाटा है। उसके बाद और 25 साल गुजर चुका है, 20 साल और गुजरा है, तो ये रेशियो लगभग लगभग 10 करोड़ के आसपास हो गया है। क्योंकि अब और ज्यादा लोगों का मृत्यु हुआ है, क्योंकि एड्स बहुत तेजी से फैला है। दो बीमारी आज के टाइम में, एड्स और कैंसर, ये बहुत तेजी से फैल रहा है, ठीक। देखो, कैंसर के बारे में हम लोग पढ़े, कैंसर से भी क्वेश्चन आता है। तो कैंसर के अध्ययन को क्या कहते हैं? ओंकोलॉजी, ठीक। तो अब कैंसर का मतलब क्या है? कैंसर का अगर परिभाषा पूछे तो ट्यूमर ही हमारा आगे चल के किसका रूप लेता है? कैंसर का। ट्यूमर कैसे बनता है? तो किसी कोशिका के अनियंत्रित विभाजन, मतलब वो नियंत्रण में नहीं है, ठीक। तो वो कैंसर का रूप ले लेता है। जैसे यहाँ पे आपको समझाया गया है कि मान लो ये सेल का समूह है, यानी उत्तक है, इसके बीच में कोई एक कोशिका वो अनियंत्रित विभाजन करना शुरू कर दिया, तो आसपास के कोशिका को वो क्या करेगा? डैमेज करेगा, ठीक। तो ये हमारा कोशिका का समूह बना देगा, तो ट्यूमर होगा। और देखो, तो शरीर के किसी भाग या उत्तक के कोशिका में अनियंत्रित कोशिका विभाजन के कारण एक ट्यूमर बनता है, उसी को हम लोग कैंसर कहते हैं। कैंसर का अध्ययन ओंकोलॉजी कहलाता है। ट्यूमर दो प्रकार के हैं, बिनाइन ट्यूमर और मैलिग्नेंट ट्यूमर। बिनाइन ट्यूमर क्या है कि जहां पे ट्यूमर बना है वो उपकला झिल्ली से वहीं पे ढका हुआ है, वो फैल नहीं रहा है, तो उसको क्या कहेंगे? बिनाइन ट्यूमर। मैलिग्नेंट ट्यूमर क्या है कि वो हमारा उपकला झिल्ली वहां से फट गया है, वो ब्लड के सहायता से एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है, और वहां भी ट्यूमर को क्या कर रहा है? फैला रहा है। तो एक्चुअल में कैंसर हमारा कौन है? मैलिग्नेंट ट्यूमर है। बेनाइन ट्यूमर में क्या है कि ट्यूमर को काट के अगर हटवा दीजिएगा आप, तो मे भी वो क्या हो जाए? सही हो जाता है, ठीक। देखो, तो यहाँ पे कहता है, दोनों का परिभाषा लिखा हुआ है, ये मैलिग्नेंट बेनाइन समझाया गया था। देखो, बेनाइन ट्यूमर क्या है कि संयोजी उत्तक से बना हुआ आवरण से वो ढका रहता है और एक जगह पे स्थिर रहता है, मतलब वो एक निश्चित स्थान पे रहता है और दूसरे स्थान पे वो हमारा नहीं फैलता है। अगर शरीर से इसको जल्दी ही निकाल दिया जाए तो ये कम हानिकारक भी हमारा है, ठीक। अगर वही पूछेगा हमारा क्या? मैलिग्नेंट, तो मैलिग्नेंट ट्यूमर स्थिर नहीं है और ये रक्त के साथ क्या होता है? परिसंचरित होता है और दूसरे अंग में भी जाके क्या करेगा? ट्यूमर बनाता है। नया ट्यूमर का बार बार बनना अलग अलग जगह पे क्या कहलाता है? मेटास्टैसिस कहलाता है, ठीक। एक्चुअल में कैंसर यही ट्यूमर है, ठीक। देखो आगे, कैंसर के कारण, तो कैंसर का हमारा जो जिससे कैंसर होता है या जो कैंसर को प्रेरित करता है उसको क्या कहते हैं? कार्सिनोजेन। हिंदी में कैंसर जन कहा जाता है। कार्सिनोजेन तीन तरह का हो सकता है, भौतिक कारक, रासायनिक कारक और जैविक कारक। भौतिक कारक में जैसे एक्स रे, वाई रे, यूवी रे, ये सब विकिरण हो जाएगा। रासायनिक कारक में हमारा जैसे सिगरेट का धुआं हो जाएगा। जैविक कारक में वायरस हो जाएगा, ठीक। देखो, तो यहाँ पे वही लिखा हुआ है, भौतिक कारक में एक्सरे, गामा रे, आयनकारी विकिरण, पैराबैंगनी विकिरण। रासायनिक कारक में तंबाकू वगैरह का धुआं। जैविक कारक में जैसे ओंकोजेनिक वायरस हो गया, हर्पिस सिंप्लेक्स वायरस हो गया। हर्पिस सिंप्लेक्स वायरस से कौन सा रोग होता है? इस वायरस से कौन सा रोग होता है? चैप्टर 4 में पढ़ना था, जनन अंग मस्सा। क्या होता था? जनन अंग मस्सा, जिसमें हम लोग क्या करते थे? उस मस्सा को सर्जरी से हटवा देते थे, ठीक। लेजर सर्जरी का मुख्य रूप से यूज करते थे। तो ओंको जीन के कारण क्या होता है? कैंसर होता है। ये जीन को लिखा है, तो जीन कौन सा है? ओंकोजीन। जब ये सक्रिय हो जाएगा तो कैंसर आपको होता है। कैंसर के प्रकार में सार्कोमा भी पूछा हुआ है, ठीक। आपको जो कल नोट्स मिला था उसमें ये क्वेश्चन था, सार्कोमा क्या होता है। तो कार्सिनोमा, सार्कोमा, ल्यूकेमिया, लिम्पोसा, ये सब क्या है? कैंसर के प्रकार है। कैंसर के प्रकार में ध्यान दो। देखो, कार्सिनोमा कैसा कैंसर है? तो ये उपकला उत्तक में होने वाला कैंसर है, पेशियां में, ग्रंथि में होने वाला कैंसर है हमारा कार्सिनोमा।
जैसे त्वचा का कैंसर, अमाशय का कैंसर, छाती का कैंसर। सार्कोमा क्या है? तो वैसा कैंसर जो संयोजी उत्तक या लसिका ग्रंथि में होता है, जैसे ब्लड कैंसर, बोन का कैंसर। ठीक, आगे है हमारा ल्यूकेमिया। ल्यूकेमिया डब्ल्यूबीसी की संख्या बहुत ज्यादा बढ़ जाता है या बोन मैरो के कोशिका में अनियंत्रित विभाजन होता है, तो उस कैंसर को क्या कहते हैं? ल्यूकेमिया। लिम्फोसा जो बसा संचित रखने वाला उत्तक है, उसमें अगर कैंसर होगा तो क्या नाम दीजिएगा? लिम्फोसा कहिएगा। ठीक, तो ये कैंसर का अलग अलग टाइप है। कैंसर का हम लोग पता करने का 3 विधि है, या कह सकते हैं 3 टेस्ट होता है। पहला है बायोप्सी। बायोप्सी में क्या किया जाता है? तो सेल को काटा जाता है, मतलब जिस जगह पे ट्यूमर हुआ है उसको हल्का सा काटते हैं और उसको लैब में भेजते हैं टेस्ट करने के लिए। ठीक, बायोप्सी में ये किया जाता है। सीटी स्कैन और क्या करते हैं? एमआरआई। ठीक, सीटी स्कैन का पूरा नाम है कंप्यूटेड टोमोग्राफी स्कैन, एमआरआई का मैग्नेटिक रिजोनेंस इमेजिंग। ठीक, तो हम लोग कैंसर को पता करने के लिए ये 3 टेस्ट करवाते हैं। कौन कौन? बायोप्सी, सीटी स्कैन और एमआरआई करवाते हैं। ठीक, पीसीआर से भी इसको पता कर सकते हैं। ठीक, लेकिन हम लोग ज्यादातर ये हमारे लिए सबसे आसान है बायोप्सी। क्यों आसान है? क्योंकि देखो, जिस जगह पे ट्यूमर अगर शरीर के बाहरी हिस्सा पे हो रखा है या जहां से हम लोग मसल्स को काट सकते हैं, तो ट्यूमर है तो वहां से सेल को काटेंगे और टेस्ट के लिए भेज देंगे। ठीक, देखो बायोप्सी क्या है? तो कैंसर को पता करने के लिए कोशिका या उत्तक को काट करके उसको अध्ययन करने का प्रक्रिया क्या कहलाता है? बायोप्सी किया जाता है। और सबसे ज्यादा मेडिकल टर्म में आपको बायोप्सी कैंसर में किया जाता है। पहला यही होता है। कैंसर के उपचार में हम लोग 3 विधि। पहले अगर कहीं पे ट्यूमर है तो सर्जरी करके उसको क्या करें? हटा दें। अगर उससे नहीं ठीक हो रहा है तो दूसरा, अगर मान लो कोई ऐसा जगह पे है जहां पे मान लो बॉडी का इंटरनल ऑर्गन में है, तो फिर रेडियोथेरेपी का यूज करिए। रेडियोथेरेपी में क्या है कि अलग अलग विकिरण का प्रवेश करवा करके उस कोशिका को क्या कर दीजिए? डैमेज कर दीजिए। और तीसरा होता है हमारा क्या? कीमोथेरेपी। कीमोथेरेपी में क्या है कि कैंसर विरोधी औषधि का प्रयोग किया जाता है, समय समय पे शरीर में भेजा जाता है। कीमो का मतलब होता है केमिकल रूप। ठीक, थेरेपी का मतलब चिकित्सा या करने का विधि। तो हमारा कीमोथेरेपी में क्या है? औषधि का प्रयोग करते हैं। कीमोथेरेपी के वजह से ही ना पेशेंट का बाल झड़ जाता है। कैंसर पेशेंट को देखोगे शरीर से, मतलब सर का बाल या बॉडी का बाल कम जाता है। गौर किए हैं? देखे होंगे। ठीक, तो वो कीमोथेरेपी के वजह से, क्योंकि उसमें हमारा बहुत हार्ड मेडिसिन यूज किया जाता है, जिसके वजह से बाल झड़ना शुरू हो जाता है। ठीक, तो कैंसर वगैरह याद रखिए। कैंसर के कोशिका का लक्षण पूछेगा, ये चीजें तुम नहीं ही लिखो तो ज्यादा अच्छा होगा एग्जाम में, क्योंकि कंफ्यूज तुम खुद हो जाओगे। कैंसर का अलग लक्षण है, कैंसर के ये कोशिका का लक्षण है। ठीक, तो कोशिका का लक्षण में है कि वो कभी कोशिका मरता ही नहीं है। बॉडी में अगर कोई कैंसरस कोशिका है तो वो कोशिका नहीं मरता है, मतलब वो हमेशा फैलेगा ही। दूसरा, मेटास्टैसिस, मतलब वो अपना संख्या को एक जगह से दूसरी जगह क्या करेगा? फैलाएगा। और वो ट्रांसफॉर्मेशन करता है, मतलब हमारे प्रतिरक्षा तंत्र से वो नियंत्रित नहीं होता है, अपने आप को क्या कर लेता है? बार बार बदल लेता है। ठीक, तो ये चीजें तुम ना लिखो, ज्यादा अच्छा होगा, क्योंकि कंफ्यूजन ना होना चाहिए। जोर से। ट्यूमर होना, तो सेम ट्यूमर होना। एक हमारा ट्यूमर होना, उसके अलावा क्या लिखेंगे? मान लो और कैंसर का लक्षण लिखना हो, ये तो हो गया हमारा कैंसर के कोशिका का, तो लक्षण में और क्या लिखोगे? पहले तो ट्यूमर होना, दूसरा ट्यूमर किसके कारण हो रहा है? कोशिका के अनियंत्रित विभाजन ना। एड्स का कुछ दिन तक बचाव कर सकते हैं, कंप्लीटली इलाज नहीं है। ये चीजें दोबारा लिखा हुआ है। लक्षण ठीक नहीं लग रहा है तुम्हारा। है ना? एक ही चीज है उसका उपचार, बचाव। देखो, ड्रग्स और एल्कोहल का कुप्रयोग, ये चैप्टर का लास्ट टॉपिक है। देखो, ड्रग्स या एल्कोहल के कुप्रयोग का अगर बात करें तो यहां से क्वेश्चन ये भी आया है कि अगर मान लो कि किसी को मान लीजिए कि शराब का या एल्कोहल का नशा का आदत है,
तो उससे बचाव कैसे करेंगे, ये तुम लोग को बोले थे किताब से पढ़ लेने, क्योंकि इस तरह का लक्षण तुम लिख सकता है, लेकिन भरोसा है नहीं, क्योंकि पेपर में जैसे जैसे लिखा है तुम लोग वैसे में तो तुम ही समझ सकता है कि बचा लेगा उसको। मान लो कि अगर किसी को किसी नशा का आदत है तो उससे उसको बचाव कैसे करिएगा? वो रूम में पैक कर देंगे और शराब लाने जाने ही नहीं देंगे, है ना? तो जैसे बिहार में दारू बंद है ना? अरे बोलना होगा आपको बंद है, क्योंकि सरकार तो यही कहते हैं। आप ही बात बोलिएगा तो नहीं चलेगा कि दारू बंद नहीं है। वो आपको पता है कि नहीं बंद है, अलग बात है, ठीक। लेकिन आपको अगर कहीं पे बयान देना होगा न्यूज में तो कहिएगा बंद है, वो बिकता है, वो पानी है ना। तो ये चीजें गवर्नमेंट के नजर के हिसाब से क्या है, बंद है। जैसे हमारे देश में जनसंख्या नियंत्रित है, क्योंकि पूरा भारत सरकार ये बात मानता है कि भारत में कानून पूरी दुनिया में सबसे पहले बनाया गया था, और हर देश अपना जनसंख्या नियंत्रित कर लिया केवल भारत को छोड़ के, क्योंकि यहाँ का कानूनी व्यवस्था इतना अच्छा है कि केवल कानून बनता है, फॉलो नहीं होता है, ठीक। तो सेम उसी तरह से मान लेना है आपको, लेकिन कॉपी में आप लिखिएगा कैसे बचाना है, ऐसे मत लिखिएगा, ठीक। आपको तरीका पता है कि गलत है, बट फिर भी आप वही लिखिएगा जो लिखना चाहिए। अच्छा हाँ, ये भी बात है, बोल 2026 में तो दुनिया खत्म हो जाएगा, पढ़ क्यों रहे हैं ना। लेकिन बिहार बोर्ड का एग्जाम में हो के रहेगा, क्योंकि 2020 का एग्जाम बिहार बोर्ड हुआ था, जबकि 2020 में सीबीएसई का एग्जाम नहीं हुआ था। 2020 में जो सीबीएसई में बच्चा सब था ना, उसको ऐसी नंबर मिल गया था बिना बोर्ड का एग्जाम दिए। स्कूल के एग्जाम जो होता था ना, उसके हिसाब से स्कूल वाला नंबर दे दिया, और कोई भी स्कूल वाला अपने जानते नंबर खराब नहीं देता है ना? हर कोई अपना स्कूल का भी तो इमेज बचाना है। अब सोचो वो बच्चा भगवान से शायद 10 साल पहले प्रेयर किया होगा, बिना बोर्ड एग्जाम दिए पास कैसे करे, सुन लिया होगा ना कि चलो तुमको इस बार पास करके दिखाते हैं। उम्मीद ही नहीं रखो। बिहार बोर्ड एग्जाम कोरोना में भी लिया था, ठीक। तो बिहार बोर्ड का पेपर भाई साहब 2020, 21, 22 हर साल ना बिहार बोर्ड डेट भी नहीं बढ़ाया था। अदर एग्जाम का जितना भी था वो सबका डेट बढ़ा दिया गया था। जैसे नीट का एग्जाम जो मई में होता था, वो शायद जुलाई या अगस्त में जाकर हुआ था, लेकिन बिहार बोर्ड 1 फरवरी से होगा एग्जाम, ठीक, चाहे जो हो जाए। इस बार तो तुम लोग का 2 है ना, उस साल 1 ही फरवरी से था। तुम लोग का तो संडे एक साइड पड़ जा रहा है ना, इसीलिए 2 से है, संडे नहीं है। मतलब कुछ ऐसा है जिसमें छुट्टी का चांस है जाए, लेकिन अगर वो संडे नहीं होता तो 1 ही फरवरी से होता। वो बिहार बोर्ड का रूल इज रूल, तुम पढ़ो या नहीं पढ़ो, हम 1 ही फरवरी से शुरू करेंगे। जैसे नीट का पेपर भी हर साल फिक्स है, मई के पहला संडे जिस दिन पड़ जाए, 1 तारीख को पड़ जाएगा तो 1 तारीख को पेपर होगा, 7 तारीख को पड़ेगा तो 7 तारीख को पेपर होगा। हाँ, संडे को ही, नीट का यही नियम है। लेकिन वो भी कोरोना के वजह से हर साल एग्जाम आगे पीछे हुआ था, लेकिन बिहार बोर्ड का एग्जाम आगे पीछे नहीं हुआ था। तो बिहार बोर्ड है, और बिहार बोर्ड ने पूरे भारत में शायद 2 साल या 3 साल से रिकॉर्ड बनाता है, सबसे पहले एग्जाम लेता है, सबसे पहले रिजल्ट देता है, लेकिन पढ़ाई नहीं होता है। क्योंकि देखता है ना, सीबीएसई का एग्जाम कब होता है? अप्रैल के आसपास होता है, ठीक। बिहार बोर्ड उस टाइम रिजल्ट देता है, ठीक। तो ये ध्यान रखो। हाँ, बिहार बोर्ड का रिजल्ट होली के आसपास आता है, 1 दिन पहले, 2 दिन पहले, मतलब होली के दिन भी कभी कभी दिया है। वो आपका होली अच्छा से होने नहीं देता है, क्योंकि फिर तो वो खून वाला होली खेला जाएगा आपके साथ, अगर रिजल्ट अच्छा नहीं आया है तो इसीलिए ध्यान रखना कि होली अच्छा बिताना है तो पेपर अच्छा से लिख के आना है, क्योंकि जहां जाओगे कहाँ, घर ही पे ना रहोगे। एग्जाम देने के बाद ज्यादातर बच्चा घर ही पे रहता है, इंतजार करते हुए रिजल्ट आएगा तब आगे का सोचेंगे।
देखो ये टॉपिक से ना तुमको देखो ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन जो पूछेगा वो प्लांट से भी पूछता है। देखो जो ड्रग्स या एल्कोहल का कुप्रयोग जो है खास करके किस में बढ़ रहा है, तो यंगस्टर में, जैसे आप लोग का एज में, हम लोग का एज में है, वो लोग ज्यादातर नशा का आदी होते जा रहा है। ठीक, नशा के रूप में हम लोग 3 ड्रग्स का उपयोग करते हैं। कौन कौन? ओपियाइड्स का, कैनाबिनॉइड्स और कोकाइलक्लॉइड्स का। ठीक, ओपियाइड्स जो हमारा होता है वो कैसा है, तो सेम ये नशीले पदार्थ अवसादक के रूप में काम करता है, जो हमारे शरीर के क्रिया को धीमा या कमजोर कर देता है। इसका उपयोग और कहाँ किया जाता है? दर्द निवारक के रूप में। ऐसे देखा है ना, लड़का लोग का विशेष करके, लड़का नहीं जो थोड़ा सीनियर हो जाते हैं, जीवन में खुशी हो जाता है ज्यादा तो भी दोस्त मिलकर चल दारू पीते हैं, है ना। ज्यादा दुख आ जाता है तो भी चलो दारू पीते हैं। हर कुछ का इलाज वो दारू से रखता है। ठीक, तो यहाँ पे वो क्यों शराब का नशा नशा क्यों करता है? क्योंकि देखो जो सिगरेट वगैरह पिया होगा ना या पीता होगा, उसके मुंह से एक चीज सुना होगा कि सिगरेट पीने के बाद ना बहुत रिफ्रेश फील होता है। ठीक, लेकिन यह नशा करने वाले लोगों से सुने होंगे कि नशा करने के बाद सारा टेंशन खत्म हो जाता है। लेकिन कब तक? जब तक वो नशा का हमारा लक्षण रहेगा। वही चीजें जब खत्म हो जाएगा, कारण क्या है? क्योंकि आपका संवेदी अंग जो है, सेंसरी ऑर्गन, उसको वो ब्रेन तक मैसेज को लेके नहीं जाता है। ठीक, वो डाइवर्ट हो जाता है कुछ देर के लिए, तो आपको होश ही नहीं होता है, तो फील नहीं होता है। ठीक, लेकिन वही नशा जब खत्म होता है तो फिर एक तो अगले बार दारू खरीदने का टेंशन, दूसरा उसके बीच में जो जीवन का टेंशन था वो तो रह ही जाएगा। ठीक, तो ये और चीजें क्या होता है, शरीर के काम करने का क्षमता को धीरे धीरे कम कर देता है। ठीक, आगे ये जो हमारा ओपियाइड्स होता है वो उसको किससे प्राप्त किया जाता है? अफीम या मॉर्फिन के पौधा से। आपको इसका वैज्ञानिक नाम पूछता है, पैपेबर सोमनीफेरम से इसको प्राप्त करते हैं। क्वेश्चन ऐसे आता है कि अफीम को किस पौधा से प्राप्त करते हैं, तो पैपेबर सोमनीफेरम से। क्वेश्चन ऐसे भी आया हुआ है कि हमारा डाइएसिटाइल मॉर्फिन किसको कहते हैं, तो इसको हीरोइन के नाम से भी हम लोग जानते हैं। ठीक, देखो तो कहता है कि इसको कैसे बनाया जाता है, तो मॉर्फिन के एसिटिलीकरण से बनाया जाता है। इसका कलर कैसा है? सफेद क्रिस्टल या पाउडर के रूप में होता है। इसमें कोई गंध नहीं होता है, तीखा होता है और क्रिस्टल होता है, यानी रब्बेदार होता है। इसको हम लोग स्मैक के नाम से या हीरोइन के नाम से भी जानते हैं। मूवी वगैरह में जो नाक से खींचते हुए देखे है ना, वो इसी ड्रग्स का बात करता है। ठीक, आगे है कि इसे नाक के द्वारा सांसों से जोर से खींचा जाता है या टीका के द्वारा ग्रहण किया जाता है। तो इस पॉइंट में याद क्या क्या रखना है इस नोट में? एक, इसका नाम ओपियाइड्स है, इसको हम लोग कहां से प्राप्त करते हैं? पैपेबर सोमनीफेरम प्लांट से। उसको और अल्टरनेट नेम क्या है? अफीम या मॉर्फिन का पौधा। इसका जो फल या सीड होता है उसको पोस्ता कहते हैं। पोस्ता का दाना जो होता है जिसका लड्डू बनता है, ठीक, या लाई बनाया जाता है या लड्डू बनाया जाता है, सफेद सफेद छोटा छोटा दाना होता है। ठीक, तो ये उसी पौधा का हमारा लैटेक्स वाला भाग है। ठीक, तो इसका अलग अलग नाम क्या है? हीरोइन, एसिटाइल या मॉर्फिन का डाइएसिटाइल कहते हैं, मॉर्फिन कहते हैं, स्मैक कहा जाता है। तो ये सब इसी का नाम है। ठीक, तो ध्यान रखिएगा। देखो कैनाबिनॉइड्स जो होता है उसको किससे प्राप्त किया जाता है? तो कैनेबिस सटाइवा पौधा से, या जिसको हम लोग आमतौर पे क्या कहते हैं, भांग का पौधा। तो इसमें हमारा कौन कौन आता है? तो भांग, गांजा, चरस, हशीश, ये सब हमारा किसके अंतर्गत आता है? कैनाबिनॉइड्स के अंतर्गत। ठीक, तो कहता है ये भी किस रूप में हमारा काम करता है? अवसादक के रूप में, जो हमारे मस्तिष्क में मौजूद कैनाबिनॉइड्स ग्राहियों द्वारा ग्रहण किया जाता है और रक्त परिसंचरण तंत्र को भी ये क्या करता है? पर गांजा वगैरह जो पीते हैं उनको देखे होंगे, बहुत ज्यादा वो छींकना या खांसना इस तरह का लक्षण देखने को मिलता है। ठीक, आगे है हमारा क्या कि इसका हमारा इस पौधा के पुष्प क्रम, फूल या बीज या पत्तियां, रेजिन, ये सबसे इसको प्राप्त करते हैं। जैसे इसका अंतर्गत चरस आता है, गांजा आता है, हशीश आता है, मजुराइना आता है, ये सब चीजें आता है। ठीक, गांजा वगैरह इसी में आता है। इसको ग्रहण करने का, चरस नहीं जानते हैं? गांजा और चरस साथ में नाम लिया जाता है, उसी का रूप है। ठीक, देखो
कहता है इसको मुंह के द्वारा चबा करके या हम लोग सिगरेट के रूप में या मतलब कि धुआं के रूप में इसको सेवन किया जाता है। ठीक। अगला है कोका एल्कुलॉइड्स या कोकिन कोका। ये ज्यादातर हमारे देश का नहीं है, ये उत्तरी अमेरिका या अमेरिका में पाया जाता है। इसको कहां से प्राप्त करते हैं? एरिथ्रोजाइलम पादप से किया जाता है। ये काम क्या करता है? तो हमारे केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को उद्दीपित कर देता है। ठीक। अब इसका सेवन करने के बाद इंसान को सुख का एहसास होता है। एहसास ही केवल होता है, सुख आता नहीं है जीवन में। ठीक। देखो, कहता है जिससे शरीर में उत्तेजना या सुख का एहसास, ऊर्जा में वृद्धि का अनुभूति होता है। और ये सब को जो हमारा होता है, जब इसका अधिक सेवन कर लेते हैं तो हैलोजिनेशन होता है, यानी विभ्रम होता है। जैसे सामने एक इंसान है, उसको तीन दिखता है। ठीक। तो इस तरह का लक्षण हमको इससे देखने को मिलता है। कभी कभी ये सुने होंगे कि किसी खिलाड़ी को ओलंपिक से बाहर कर दिया गया है क्योंकि वो ड्रग्स लेता था। ठीक। तो वो ड्रग्स इसलिए लेता था क्योंकि उसका बॉडी का क्षमता बढ़ जाता है। ठीक। जब काम करने का क्षमता है वो अधिक हो जाता है। ठीक। तो इसके लेकर के इसीलिए खास करके जितने भी एथलीट्स होते हैं उसका प्रॉपर 1 मंथ पहले से बॉडी चेकअप पर डे किया जाता है कि वो उसका जो बॉडी ऊर्जा है वो हमारा नेचुरल है या किसी ड्रग्स के द्वारा बढ़ाया हुआ है। ठीक। जैसे देखो, अब इसके अलावा अब यहां से क्वेश्चन ऐसा आ सकता है, ये सब चीजें कॉपी में नहीं लिखवाए, ये सब बोले तो खुद लिखने तुमको। अब देखो, धूम्रपान, धूम्रपान मतलब समझ ही रहे। अब ये धूम्रपान जो है बहुत पुराने टाइम से हमारे यहाँ यूज होते आ रहा है, 400 साल पहले से। ठीक। आगे है, इसको खाते पीते मतलब तंबाकू धूम्रपान चबाने या सूंघने के लिए प्रयोग करते हैं। जैसे किसी किसी महिला को ना गांव घर में देखे होंगे, वो गुल का मुंह धोती है, तो वो मुंह नहीं धो रही है, एक्चुअल में नशा कर रही है। क्योंकि देखे होंगे उसको आदत नहीं, लत होता है। जैसे गुल से मुंह धोते देखे हैं। ठीक। तो वो सुबह से रात तक में 4 बार धोती है गुल से मुंह। तो एक्चुअल में जैसे लड़का लोग खैनी खाता है तो वैसे ही महिला लोग भी नशा ही कर रही है। ठीक। तो गुल भी एक तरह का नशा है वो। ठीक। क्योंकि वो भी आदत हो जाता है, अगर नहीं नशा उस तरह से मुंह धोएगा तो उसका बेचैनी बढ़ जाता है। कोई भी नशा करने वाला लोगों को अचानक नशा रोक दीजिएगा ना तो वो एकदम से उसका बिहेवियर बदल जाएगा। ठीक। देखो, कहता है कि हमारा धूम्रपान किसका बना होता है? रासायनिक संगठन देखिएगा तो इसमें क्या मिलता है? निकोटीन मिलता है, जो एक एल्कलॉइड पदार्थ होता है। ये क्रिया विधि क्या होता है? तो जैसे निकोटीन हमारे शरीर में जाता है तो किडनी के ऊपर जो ग्रंथि है जिसको अधिवृक्क ग्रंथि कहते हैं वो स्टिमुलेट हो जाता है और वहां से हमारा एड्रेनलिन हार्मोन निकलना शुरू होता है और हमारे हार्ट बीट को भी क्या करता है? ये बढ़ा देता है। ठीक। ब्लड प्रेशर वगैरह क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। कहता है धूम्रपान कैंसर मतलब धूम्रपान करने से कैंसर होता है, जिसमें सबसे ज्यादा कैंसर कौन सा होगा? फेफड़ा में, क्योंकि डायरेक्ट धुआं का सेवन कर रहे हैं तो वो कहाँ जा रहा है? फेफड़ा में जा रहा है। इसके अलावा और भी बीमारी होता है, जैसे मूत्राशय में, गला में, धमनी हृदय रोग, जठरी अल्सर, ये सब। और ये बासस्फीति को हम लोग 1-2 क्लास पहले भी पढ़े थे। बासस्फीति को इंग्लिश में क्या कहते हैं? एम्फाइसीमा। एम्फाइसीमा में कौन सा रसायन का यूज किया जाता है उपचार के लिए? अल्फा 1 एंटी ट्रिप्सिन का। ठीक। तंबाकू के धूम्रपान जो तंबाकू का है उसमें हमारा क्या होता है कि कार्बन मोनोऑक्साइड हमारे ब्लड में बढ़ जाता है। ठीक। कहता है कि हीमोवाइड ऑक्सीजन में कमी, मतलब ये क्या होता है? जो ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन से बंधन होता है उसको क्या कर देता है? हटा देता है, क्योंकि हीमोग्लोबिन से कौन जाकर जुड़ जाता है? CO। ठीक। आगे कहता है हमारा शरीर में उसके वजह से ऑक्सीजन का कमी हो जाएगा। बहुत कहता है धूम्रपान के आदत से समाज को बचाने के लिए सलाह दीजिए। दूसरा, चिकित्सीय सलाह, अगर आपसे नहीं हो रहा है तो डॉक्टर के पास ले जाइए, उस तरह का मेडिसिन दिया जाएगा। देखो, फिर कहता है कि सबसे ज्यादा ये लक्षण मतलब कहाँ देखने को मिलता है? किशोरावस्था में। कोई भी चीजें ना, नया चीजें जब शुरू लक्षण होता है, जैसे आप 8-9 या उससे पहले 7-8 में रहे होंगे ना, तो बहुत सारे चीजें ऐसा है जिसको लोग गलत बोलता है, लेकिन उस टाइम क्या होता है ना कि एक बार कर देखते हैं, इस तरह का इच्छा करता है। ठीक। और अगर दोस्त वैसा खतरनाक मिल गया तो बोले एक बार खैनी खाना मीठा लगता है।
और उसमें क्या होता है कि समझ होता नहीं है, जैसा जिसके साथ रहता है आदत बढ़ जाता है। ठीक, तो ये वही कहता है कि किशोरावस्था वो अवस्था है जहां बचपन खत्म हो रहा होता है और युवा अवस्था शुरू हो रहा होता है। कहता है देखो एक चीज ये भी गौर किया होगा कि जब तुम छोटा रहा होगा ना, तो जिसको तुम बहुत अच्छा मानता था छोटा में, उम्र तुम्हारा बढ़ने के बाद उसका बिहेवियर या उसका लक्षण जब तुमको पता चल गया होगा, तुम उसको उतना ही खराब मानता होगा। ठीक, क्योंकि जब तुम छोटा था तुमको समझदारी नहीं था। ठीक, तो कहता है आगे किशोरावस्था का समय हमारा क्या है, 12 से 18 साल के बीच में है। कहता है जैसे कि इन काल में हमारा बायोलॉजिकल बहुत हमारा चेंजिंग हो रहा होता है, हमारा बिहेवियर भी बदल रहा होता है, मानसिक या मनोवैज्ञानिक विकास भी हो रहा होता है। और उस टाइम ना जैसे देखो खास करके जूनियर क्लास में कोई बच्चा फेल करता है तो उसके दिमाग पे बहुत इफेक्ट आता है, या बहुत पास अच्छा नंबर से करता है तो खुशी बहुत होता है। तो इस तरह का ना उसके जीवन में बहुत छोटा छोटा बात भी क्या करता है, बहुत प्रभाव डालता है। कहता है कई कारण है जिससे युवा में ड्रग्स या शराब का नशा लग रहा है, जैसे जिज्ञासा, करके देखने का इच्छा। दूसरा प्रयोगात्मक, मतलब प्रयोग करके देख तो ले क्या होता है। फिर कहता है साहसिक एवं उत्तेजक आवश्यकता है तो। ठीक, फिर कहता है टेलीविजन, टीवी पे चीजें दिखाया जाता है, फिल्म वगैरह में वो हीरो सिगरेट पी के जब एंट्री मारता है तो अपने आप को कूल समझता है। अब लड़का लोग वही देख करके वहां से मोटिवेट होते हैं, वो भी पी के देखते हैं कि देखते हैं क्या होगा। ठीक, जैसे खास करके देखा होगा लड़का लोग को जो छोटा छोटा है, 7वां 8वां में है, उसको खास करके दूसरे गांव में बारात वगैरह जाता है, तो नहीं भी उसको अगर नशा करने का आदत है ना, तो गुटखा वगैरह खा लेगा, या उसके जगह पे वो मधु आता था, ठीक, जो मीठा लगता है खाने में, वो खा लेगा और थूकते रहेगा। ठीक, उसको क्या फील होता है कि अच्छा फील होता है। ठीक, आगे इंटरनेट वगैरह पे इसका बहुत ज्यादा ऐड दिखाने से भी हमको फैलता है, मतलब लोगों को प्रेरित करता है। कहता है अस्थायी या गैर सहायक परिवार का संरचना की वजह से, जिसके घर में बहुत ज्यादा आपस में तालमेल नहीं है, उनके बच्चे ज्यादातर ड्रग्स के शिकार हो जाते हैं। क्योंकि घर में अगर मान लीजिए जिनका गार्जियन, घर में अगर मान लो कोई सिगरेट पी लिया, घर वाले को पता हो जाए, तो तुमको पता है तुम्हारे साथ क्या होगा, है ना। थोड़ा सा भी घर वाले को भी पता हो जाए, भनक लग जाए कि तुम या तो गुटखा खाया है, सिगरेट पिया है या शराब पिया है, फिर तो अच्छा खासा तुमका इलाज किया जाएगा। लेकिन अगर मान लो जिनके घर वाले एक बार वो गुटखा खाया, घर वाले कुछ नहीं बोले, फिर तो तुमको पता ही है कि उसको आदत लगना तय है। क्योंकि जब घर वाले को वो नहीं सुना तो किसी का नहीं सुनेगा। अब तुम लोग यहाँ बैठा हुआ है, तुमको पता है कि बस घर वाले को पता चलने का देरी है, उसके बाद तो हम लोग अच्छा खासा कुटाई हो जाता है। ठीक, तो ये भी है कि अगर परिवार वाले सही नहीं हैं तो इस तरह का लक्षण आम है लगने का। कहता है साथियों का दबाव, वही दोस्त लोग कि तुम खैनी खाएगा तो ही मेरा दोस्त रहेगा, नहीं तो नहीं रहेगा, तो ये भी एक दबाव है। जैसे ज्यादातर लोगों को नशा करने का आदत इसलिए लगता है, जैसे एक मेरा दोस्त था 11th में, पटना में ही पढ़ता था उस टाइम, उसके रूम पे एक बार हम चले गए थे। ठीक, अब वो सिगरेट का धुआं उसके रूम में था, मतलब हम गए थे तो वो फेंक उक दिया था। अब जैसे एंट्री किया था उसको पूछा सिगरेट पी रहा था, बोलता ना हम नहीं पी रहे थे, बगल वाले भैया पूछ पी रहे थे। उतने देर में वो भी रूम में आ गए, तो हम पूछ लिए, तो बोला हम तो पिए ही थे, ये भी पिया है। ठीक, हम उसको जब अच्छे से पूछे तो वो क्या बोल रहा है कि कभी कभी पी लेते हैं लेकिन अपना पैसा का नहीं पीते हैं। अब इसमें वजह क्या है कि वो बोला और ये पी लिया। ठीक, तो ये चीजें क्या है कि आज भले वो दूसरा का पैसा से पी रहा है, बट जिस दिन आदत लग जाएगा उस दिन अपना पैसा से भी पिएगा। ठीक, तो इस तरह का आदत देखो, बहुत पढ़ाई का दबाव, अदर अदर बहुत सारी चीजें का टेंशन के वजह से भी आदत लगता है। कहता है कि ये प्रथम तौर पे देखिए तो ड्रग्स या एल्कोहल का सेवन, ये सारे जो ऊपर में कारण बताया गया है इसके वजह से भी होता है हमारा। इसके अलावा और भी है, जैसे व्यसन या निर्भरता। अब जिसको मान लो कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत लोग को ना जब तक शराब नहीं पिएगा नींद ही नहीं आएगा। ठीक, इस तरह से बहुत ज्यादा वो उस पर डिपेंडेंट हो जाते हैं। ठीक, खैनी नहीं खाएगा तो उसको मन नहीं लगते रहेगा। ठीक, गांव घर में इस तरह का बोलते हुए सुने भी होंगे बहुत लोग को। ठीक, तो यहाँ पे वही कहता है ड्रग्स या एल्कोहल के कारण व्यसन कुछ प्रभाव जैसे हमारा सुख का आभास करवाता है। ठीक,
स्वस्थ होने का अस्थायी अनुभूति करवाता है। ये सब एक मनोवैज्ञानिक जुड़ाव है। जैसे जो लोग को दारू पीने का आदत है, वो जब तक नहीं पिएगा तब तक उसका तबीयत खराब लगता रहेगा, पी लेगा उसके बाद उसका तबीयत ठीक हो जाता है। ठीक। तो ये सब क्या है, हमारा अस्थायी अनुभूति है। जब तक नशा रहता है तब तक उसको अच्छा आभास होता है, फिर बाद में वैसे ही होते हैं। कहता है व्यक्ति ने आवश्यकता नहीं होने पर भी बाद में क्या करने लगता है, सेवन करने लगता है। और जब इसका बहुत अधिक मतलब प्रभाव ज्यादा खतरनाक हो जाता है, तो कहता है कि हमारे सभी जो ग्राही या सहनशीलता होता है, तो उस स्तर को ड्रग बार बार जब लेंगे, तो वो शुरू में जो कम पी रहे थे या कम नशा कर रहे थे, धीरे धीरे वो लेवल क्या करने लगेगा, बढ़ाने, क्योंकि उतना से उसको फिर वो एहसास नहीं होता है। ठीक। तो धीरे धीरे क्या होता है, एल्कोहल का उच्च मात्रा का जरूरत पड़ने लगता है, और इस तरह से वो व्यसन का शिकार हो जाता है, मतलब फिर उसको आदत लग जाता है। कहता है कि देखो, अब है वापसी सिंड्रोम, मतलब किसी को मान लीजिए आदत लग गया है किसी नशा का, तो उससे हम लोग बचाव कैसे करें, किसी को ड्रग सेल वाले उसको बहुत में वो बदल जाता है। जैसे कहता है इसमें बहुत चिंता होने लगेगा, उसको मचलन मतलब मन अजीब अजीब सा करेगा, या हमारा पसीना बहना, ये सब लक्षण उसमें दिखने लगेगा। कहता है जब ड्रग्स या अल्कोहल का वो जब पुनः सेवन करेगा तब उसको आराम आएगा। जब तक आदत ना लगेगा तब तक ऐसा नहीं होगा, बट आदत लग जाएगा और अचानक से किसी को कहिएगा कि छोड़ दो, तो वो फिर संभव नहीं है। कहता है कि कभी कभी वापसी सिंड्रोम से गंभीर जीवन का खतरा हो सकता है, और अचानक से व्यसनकारी को चिकित्सीय देखरेख में ही ठीक करवाना चाहिए। मतलब डॉक्टर प्रॉपर मेडिसिन देगा तो धीरे धीरे वो ठीक होगा। अचानक से रूम में पैक कर दीजिएगा। अब मान लो कि अगर किसी को नशा करने का बहुत आदत है, तो उसका प्रभाव क्या दिखेगा। पहला, कि नशा करेगा तब वो समाज में गाली गलौज करेगा, ये जस्ट तुरंत आपको देखने को मिल जाएगा। तो तत्कालीन या विपरीत प्रभाव क्या है, कि उसका व्यवहार कैसा हो जाएगा, लापरवाह के जैसा। फिर बर्बरता मतलब वायलेंस, कुछ भी गाली गलौज करेगा। ठीक। उत्पाद मचाएगा, ये सब चीजें। कहता है ड्रग्स के बहुत अधिक मात्रा में सेवन करेगा तो श्वसन संबंधित या हृदय संबंधित, मस्तिष्क संबंधित रोग हो जाएगा। ड्रग्स या एल्कोहल को जब साथ सेवन करेगा और ओवरडोज लेगा, तो इंसान का मृत्यु भी हो सकता है। बहुत ज्यादा अगर नशा कर लेता है तो मर भी जाते हैं लोग। कहता है युवाओं में ड्रग्स या एल्कोहल के नशा समान चेतावनी चिन्ह क्या है, तो ये भी है गिरा हुआ शैक्षणिक प्रदर्शन। अब स्कूल या कॉलेज वाले बच्चा को इस तरह का नशा की तरफ क्यों जाता है, क्योंकि स्कूल कॉलेज में बहुत अच्छा से पढ़ाई हो नहीं रहा है, बार बार टेस्ट वाइवा एग्जाम ये सारे चीजें लेता है। तो लोग ये सुनते हैं कि खैनी खा के बैठ के पढ़ोगे तो ज्यादा देर पढ़ पाओगे। जैसे मेरे साथ एक बार लाइब्रेरी में ऐसा हुआ था। लगभग हम 12th पास किए थे, उसके जस्ट बाद के बाद लाइब्रेरी जाते थे। तो मेरे जस्ट बगल में एक बहुत सीनियर थे, वो बाहर गए और खैनी खा के आके बैठ गए। ठीक। हम उनसे 2 दिन 3 दिन देखे, साथ में सीट था, तो हम पूछ लिए। तो बोलता है कि जब हम खैनी नहीं खा के बैठेंगे ना तो हम आधा घंटा बैठ ही नहीं पाएंगे। तो वो सब वो आदत हो गया है। ठीक। देखो ये तुम लोग का बोर्ड एग्जाम का बात नहीं हो रहा है। बोर्ड एग्जाम तुम्हारे जीवन में ये हो सकता है बहुत बड़ा, तुम्हारे लिए बहुत टेंशन हो रहा होगा, बट अभी तो जीवन बढ़िया से शुरू भी नहीं हुआ है। कॉलेज में जाइएगा तो पता चलेगा हर सप्ताह टेंशन है एग्जाम का। तो ये चीजें आप फेस करिएगा 12th के बाद। बट 12th में आपको एक प्रॉपर टाइम दिया गया है, अब उसमें तुम नहीं पढ़ा है तो टेंशन हो रहा है। ठीक। देखो आगे है कि स्कूल या कॉलेज का हमारा गैर विवरणीय अनुपस्थिति, अब्सेंट हो जाने के बाद प्रेजेंट का भी टेंशन बहुत तरह का। परिवार या मित्र के बीच जो संबंध है उसमें रुचि का अभाव। अब तुम्हारा दोस्त ऐसा है जिससे बात तो कर रहा है बट वो तुम्हारा एहसास को नहीं समझ रहा है। ठीक। घर वाले, तुम बोलना कुछ चाहता है बोल नहीं पा रहा है, घर वाले तुमको नहीं समझ पा रहे हैं, तो लोग नशा की तरफ बढ़ते हैं। आगे है शौक में या रुचि का हानि होना। अब कोई चीजें तुमको कुछ करने का इच्छा था, अब घर वाले दबाव दे के वो नहीं करने दिए, अब कुछ और करवा रहे हैं उसमें तुमको रुचि ही नहीं है। ठीक। ये भी कारण है।
खैर घर वाले सबके, देखो घर वाले अंततः एक ही चीज चाहते हैं कि जीवन में जो चीजें वो फेस किए हैं तुम ना करो। ठीक। वो तुम्हारा कभी भी नुकसान नहीं चाहते हैं। लेकिन हम लोग को लगता है, जैसे खास करके 9th में 8 में बच्चा रहता है तो ज्यादा लगता है। 11 12th में आदत सा हो जाता है, क्योंकि फिर धीरे धीरे बहुत बड़ा टॉर्चर फील होता रहता है। 9th 8 में पहली बार जब एंड्रोजन हमारे शरीर में बनना शुरू होता है लड़का लोग को, घर वाले अगर बहुत बोल दिए है तो दिमाग में एक ही बात आता है, घरे छोड़ के भाग जाएंगे। अब भाग भी जाता है, सुबह से शाम इधर उधर भटकता है, भूख भूख ज्यादा लग जाता है, वापस घर में आ जाता है। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, सुनना ही पड़ता है ना, खाने को तो मिल ही रहा है। ठीक। इसीलिए तो बता पा रहे हैं। देखो, कहता है सोने का प्रकार और खाने का प्रवृत्ति भी परिवर्तन होना। अब बहुत लोग को ये आदत होता है, रात में नींद नहीं आता है, सुबह में नींद ही नहीं खुलता है। अब सुबह में मान लो कोई काम पर्पस है तो देखा होगा, खास करके जो लोग रात में बहुत जागते हैं या जिनका नाइट ड्यूटी होता है ना, वो बहुत चिड़चिड़ापन होते हैं। अगर वो दिन में सोया हुआ है, तुम थोड़ा सा भी कुछ बोलेगा वो चिल्ला देगा। ठीक। क्योंकि जैसे तुम भी कभी शादी वगैरह में गया होगा, पूरा रात जाग लिया होगा। अब दिन में तुम सोया है, कोई आकर के तुमको जबरदस्ती उठाए तो क्या इच्छा करता है, उसको भी या तो सुला दे नहीं तो मार के भगा दे, है ना। तो अगर मान लो जिसके साथ सेम दिक्कत डेली का रहेगा तो उसका जीवन सही से नहीं चल पाएगा। ठीक। तो ये सारे चीजें हमारा है। कहता है कि नशाखोर, मतलब ये सारे देखो, तुमको ये सारे लक्षण में लिखना होगा। जैसे एक क्वेश्चन आपको आया था अभी टेस्ट में कि हमारा एल्कोहल के क्या क्वेश्चन था, याद है? एल्कोहल से अगर कोई प्रभाव अगर है तो उसका प्रभाव और बचाव दोनों लिखना है। तो ये तो हमारा प्रभाव वगैरह बताया गया। बचाव क्या है हमारा, तो सुरक्षा और नियंत्रण, इसको आप पढ़ सकते हैं। सुरक्षा और नियंत्रण में क्या है कि सबसे पहले जागरूकता फैलाना होगा समाज में। ठीक। दूसरा, स्कूल वगैरह में छोटा बच्चा से आपको इसका नुकसान क्या होता है ये सारी चीजें पढ़ाना होगा। उसके बाद अगर कोई तुम्हारे आसपास में नशा करता है तो उसको पहले इज्जत से समझाइए। नहीं समझते हैं तो घर तक बात पहुंचा सकते हैं उसको। उतना से भी ना समझे तो डॉक्टर से इलाज करवाओ या घर वाले को बोलो। ठीक। तो इस तरह से बचाव कर सकते हैं। टीचर हो चाहे बच्चा को, मतलब देखो छोटा बच्चा वाले को क्या होता है, समझदारी नहीं होता है, उसको चीजें से बचा लेना है। ठीक। तो ये हमारा हो जाता है यहाँ पे चैप्टर खत्म। कल इस चैप्टर से एक हो गया रेबीज, दूसरा हैजा और क्षय रोग। ठीक। तो कल इसका या तो आपको पीडीएफ दे दिया जाएगा, नहीं तो पढ़ा दिया जाएगा। अच्छा, वाह वाह, लिखने का झंझटे खत्म कर रखा है ना। देख लेंगे जैसा होगा। उसके अलावा फिर हम लोग पहला चैप्टर से शुरू करते हैं। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, फिर बचा हुआ चैप्टर को हम लोग क्वेश्चन कवर करवा लेंगे। ठीक। क्योंकि बाकी सब में उतना चीज आपको लैंग्वेज में पीपीटी से पढ़ाया गया है, लिखाया नहीं गया है, तो उसमें क्वेश्चन सब्जेक्टिव कर लेंगे, बाकी हो जाएगा। कल कराते हैं जो बचा हुआ है। क्वेश्चन बैंक में जितना क्वेश्चन है वो तुमको यहाँ लिखा हुआ है, तो दोबारा करवाने का झंझट नहीं रखेंगे हम। सब्जेक्टिव का तो नहीं कराएंगे, जो नहीं हम कराए हैं एनसीईआरटी में नहीं उसको करवाएंगे।